जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। आज की इस जनरल साइंस की क्लास में मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से आज की हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, समुद्र में तैर रही एक शार्क ये दिखाती है, यानी कि जो समुद्र में एक शार्क तैर रही है वो किस चीज से संबंधित है? कर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण या फिर बेलन घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने भी अगर कैरम बोर्ड खेला होगा तो आपने वहां पे पाउडर जो है वो छिड़का होगा। तो क्यों छिड़का है उसका आपको रीजन बताना है। जो घर्षण है उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए, ताकि वो स्मूथली जो है वो स्ट्राइकर जो है जैसे आप उसको हिट करें वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वो चला जाए, थोड़ा स्मूथनेस के लिए। तो राइट आंसर ए रहेगा। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिभाषा को बताता है? बल की परिणात्मक परिभाषा को बताता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। बात करें न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ उसकी परिभाषा को ही बताता है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे परिणात्मक परिभाषा, यानी कि रिजल्टेंट फॉर्म में, रिजल्टेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज आपके पास दे दी जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो कौन सा है? गति का दूसरा नियम है, जिसमें हमें F इज इक्वल टू ma के बारे में पता चलता है। F इज इक्वल टू ma, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बल के परास का घातांक 10 की पावर 16 होता है, कब होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जब दुर्बल नाभिकीय की बात की जाती है तो बल के जो परास है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 10 की पावर -16 चली जाती है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा लॉ है जो हमें बताता है कि विभाजित बल के बराबर है, ठीक है, यानी कि उस क्षेत्र का जो टोटल कार्य रहेगा वो क्या होगा? उसके बल के ऊपर, उसकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो वो किसका लॉ है? वो है पास्कल का लॉ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जड़त्व किसके समानुपातिक है? जड़त्व जो है वो किसके समानुपातिक है? द्रव्यमान के, यानी कि जड़त्व यानी कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ठीक है, तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? द्रव्यमान के है, यानी कि मास के इक्वल ये रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज का आप यूज करते हैं? ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा और बल में से अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, तो आप उसको वो चीज लगा के उसकी गति को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, आपको वहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको समझाया गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया में उसको बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? ठीक है जी, संरक्षी बल की विशेषता क्या है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहता है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्ति योग्य जो है वो होता है, ठीक है, हम उसको दोबारा से अटेन जो है वो कर सकते हैं। ये संरक्षी बल की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे आप किसी रबड़ को खींचते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो पुनः आप उसको वापिस उस पोजीशन में लेके आ सकते हैं। यदि दो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का कितना होता है? ठीक है, यानी कि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक टेबल है, एक जो है वो आपका लगा रहा है इस तरफ को, ठीक है, यानी कि वो आपके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ धक्का दे रहा है, और एक जो है वो इस तरफ लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। या फिर आप मान के चल सकते हैं ये टेबल इस तरफ को खींच रहा है, ये टेबल इस तरफ को खींच रहा है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे बोला गया कि टोटल जो बल आएगा वो किसके बराबर आएगा? या गुणनफल आएगा, योग आएगा, अनुपात आएगा, या फिर अंतर यहाँ पे आएगा? तो वो दोनों के किस में काउंट किया जाता है? अंतर, दोनों की डिफरेंस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जिसका डिफरेंस वहां पे होगा वो उसी की तरफ जो है वो जाएगा। मान के चलते हैं यहाँ से मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पे मैंने 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो किसकी तरफ मूव करेगा? इसकी तरफ, क्योंकि आपने क्या निकाला? दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस से ही तो आपको पता चला कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी।
यहाँ पे बात करेंगे, इसकी मूवमेंट है 5, इसकी मूवमेंट है 5, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0। तो 0 के केस में वो स्टेबल रहेगी, ठीक है, अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश करता है। क्या इसका राइट आंसर है? यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। बिल्कुल जी, जो हमारा फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे संचालित करता है, लागू बलों को क्या करता है, संचालित करता है, मूवमेंट करवाता है। घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही यहाँ पे रहेगा, करेक्ट आपको बताना है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता, ठीक है जी। फ्रिक्शन से कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, घर्षण जो है वो गति का क्या करता है, विरोध करता है। बिल्कुल जी, घर्षण जो है वो आपकी मूवमेंट को रोकेगा। फ्रिक्शन, आपने अपने शूज देखे होंगे, वहां पे नीचे उसके तलवे के ऊपर जो है वो छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टायर आपने देखे होंगे गाड़ियों के, उसके बाहर जो लेयर होती है उसमें भी डॉट 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 कट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए होते ताकि आपकी मूवमेंट को वो रोक सके। अगर एक टायर बिल्कुल ही प्लेन हो गया, घिस गया, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो स्किट कर जाएगा। इसका मतलब इसका काम क्या है, गति को रोकना, विरोध करना। विसर्पी घर्षण क्या होता है, आपको बताना है। तो विसर्पी घर्षण जो होता है वो सीमित घर्षण से हल्का सा उसकी फोर्स जो होती है वो कम होती है, उसको हम बोलते हैं विसर्पी घर्षण। अगला है वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि मेरे पास ये पेन है, मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर फेंक दूंगा, ठीक है, मैं पेन को क्या करूंगा, ऊपर फेंक दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु को आपने फेंकना है, इतनी स्पीड से आप फेंकेंगे कि वो क्या कर जाएगी, हमारी अर्थ से बाहर चली। मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको फेंका, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकूंगा, यानी कि पलायन वेग से अगर उसको फेंकूंगा, जिसकी स्पीड कितनी होती है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, वैल्यू को भी आपने याद रखना है। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड से कोई चीज फेंकी जाती है तो वो कभी भी अर्थ के अंदर वापस से नहीं आएगी, वो यानी कि वो किसमें ट्रांसफर होगी, वो होगी हमारी स्पेस में ट्रांसफर, ठीक है जी। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, पलायन वेग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, चेक करें आप क्या इसका राइट आंसर रहेगा। बात की जा रही है यहाँ पे, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है जी, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाता है, कब कहलाता है, यदि वे समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है, समय के साथ धीरे धीरे चलता है, यह समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन नहीं करता। तो आपको बताना है कि एक निकाय विश्राम अवस्था में कब कहलाता है, कब कहलाता है, जब वो अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। मैं एक जगह पे स्टेबल हूं, आपने पेन टेबल के ऊपर रखा, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसने मूवमेंट नहीं की। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला, यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी कि बिल्कुल स्टेबल है, यह निश्चित वेग से एक सीधी गति पर चल रही है, या एक कोई चीज है जो मूव कर रही है प्रॉपर एक स्पीड से, यदि उस पर कोई एक बाहरी बल लगाया जाता है तो वो प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो वो आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंडर ही काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्राणोदन में शामिल है, यानी कि जब हम किसी एक रॉकेट को उड़ाते हैं तो उसमें रॉकेट जो हमारा उड़ता है उसमें कौन सा फिनोमिना यूज किया जाता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ उसमें यूज किया जाता है। रॉकेट की अगर हम बात करें, इस तरीके से ये रॉकेट है, ठीक है, यहां से गैसेस का प्रेशर रहेगा, ठीक है, गैसेस का प्रेशर नीचे की तरफ आएगा
और रॉकेट जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का अर्थ क्या है, यानी कि आपको चेंज करना है इसको, 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा की जाती है। तो 18 से जाएगा 4 बार, 4 को 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाए तो द्रव प्रवाह की गति में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाए, यानी कि पाइप है, अगर उसके एरिया को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके एरिया को बढ़ा देते हैं, तो द्रव प्रवाह की गति, ठीक है, क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उस वजह से अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीड जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अगला है, त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या राइट आंसर आएगा इसका, विस्थापन, स्थिति, वेग, संवेग त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे चेंज किया जाता है किसमें, वेग में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यही आपको यहाँ पे बताना था कि त्वरण में किसका चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग का। अगला है, सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पे वो जा रही है तो इसका मतलब है नॉर्मल है, सरल, रैखिक है, लीनियर है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति से लिए सही नहीं है, आपको बताना है कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, क्या ये सही है या गलत है। उसके बाद है, वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, ठीक है। शरीर की गति स्थिर रहती है, शरीर का वेग जो है वो क्या करता है, लगातार बदल जाता है। इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे बताना है, क्या इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए कौन सा गुण एक समान गति के लिए जो है वो सही नहीं है, तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ये जो है वो कॉन्सेप्ट सही नहीं, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला है, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने बनाया है तो उसका जो एरिया आएगा उसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम के एरिया को आप क्या कहते हैं, तो वो आप कहते हैं क्या, विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चाल, दूरी और समय का सही कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चाल, दूरी और समय का सही रिलेशन जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम तो आ नहीं सकता, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑप्शन नंबर डी से हमें कैसे पता चला, आप क्या करो, यहां से टी को यहां से हटा के इस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, वी, वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, ठीक है। डी का मतलब डिस्टेंस भी बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो, ज्यादा थोड़ा फिजिक्स में डीप जाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ और स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, टाइम इंटू स्पीड यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो गेंद कहां पे गिरेगा। एक स्थिर गति से दौड़ रही, एक ट्रेन जा रही है 60 की स्पीड से, मैं उसके अंदर बैठा हूं, मैंने बॉल को उछाला, तो बॉल कहां जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यात्री के हाथ में आ जाएगी, यात्री के सामने चली जाएगी, यात्री के पीछे चली जाएगी, या रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है कि गति जो है वो किस दिशा में जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे गेंद जो है वो किस दिशा में आ जाएगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेबल हूं, मैंने ऊपर कोई चीज फेंकी तो कहाँ पे आ रही है, मेरे हाथों में तो आ रही है। अगर आप उसको पीछे की तरफ फेंकेंगे तो पीछे जाएगी, लेकिन आप बोले सिर्फ ऊपर की तरफ फेंका गया, तो ऊपर की तरफ फेंकने से मतलब है कि यात्री के हाथों में आएगी, बट कब, क्योंकि रेलगाड़ी जो है एक स्थिर गति से जा रही है, एक नॉर्मल, एक स्टेबल स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।